हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लोग इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम 4 इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी। पहली थी कांटेक्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा था सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, एंड थर्ड हमने स्ट्रैटेजी जो पढ़ी थी वो थी रीकैटेगराइजेशन, डीकैटेगराइजेशन और क्रॉस कैटेगराइजेशन। तो कैटेगराइजेशन के ऊपर हमने पढ़ी थी, एंड देन लास्ट हमने जो स्ट्रैटेजी पढ़ी थी वो थी प्रोपेगेंडा। तो ये हमने 4 इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज पढ़ ली हैं। अब हम 5वीं शुरू करेंगे, जिसका नाम है सेल्फ काउंटर कंडीशनिंग। तो जैसे हमें पता है कि काफ़ी सारे एटीट्यूड कंडीशनिंग की वजह से बनते हैं। तो बचपन से जो हमारी कंडीशनिंग हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं और सोशलाइजेशन जो हो रही होती है हमारे साथ, उसकी वजह से हमारे एटीट्यूड फॉर्म होते हैं। तो उसको तोड़ने का एक तरीका है कि काउंटर कंडीशनिंग कर सकते हैं। काउंटर कंडीशनिंग में रोल प्ले का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे स्कूल लेवल पे काउंटर कंडीशनिंग करी जा सकती है, क्योंकि कंडीशनिंग बचपन में ही होती है, इसलिए काउंटर कंडीशनिंग भी बचपन में होनी चाहिए। जैसे ये पहली चीज़ जो बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे ग्रुप के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, उनको उसी ग्रुप से रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दो, तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन की वजह से उनकी नेगेटिविटी कम हो जाए। जैसे अगर कोई ग्रुप है, कोई हिंदू स्टूडेंट है जो ये मानता है कि मुस्लिम बहुत वायलेंट होते हैं, अगर आप उसको एक असाइनमेंट दे दो कि आपको प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो वो अपने स्पीचेस में पीस के बारे में, शांति के बारे में जो भी बातें वो कहते थे, या सूफी सेंट्स के बारे में, और जब वो ऐसा करता है तो उसको ये नॉलेज होती है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहा है उस ग्रुप के बारे में, और टीचर अगर उसके इस काम को प्रेज करती है, तो ये ऑपरेंट काउंटर कंडीशनिंग हो जाएगी, और उससे उसका प्रिजुडिस भी कम हो जाएगा आउट ग्रुप को लेकर। तो इस तरीके से अगर हम उसी दूसरे ग्रुप से रिलेटेड ही काम दे दें उस ग्रुप के स्टूडेंट्स को जो उसको नेगेटिवली देखते हैं, स्टडी ऑफ द कल्चर फॉर अ प्रोजेक्ट वर्क, जैसे प्रोजेक्ट वर्क में किसी कल्चर की स्टडी करने के लिए दे दो जिस ग्रुप के बारे में वो गलत सोचते हैं। दूसरा ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स कैन बी मेड टू प्ले अ रोल ऑन एन आउट ग्रुप मेंबर। तो जैसे अगर कोई ब्राह्मण स्टूडेंट है, उसको आप एक रोल प्ले करने के लिए दे दो ड्रामा में, जिसमें वो ये रोल प्ले करे कि कैसे ब्राह्मण जो है हरिजन्स के अगेंस्ट कैसे प्रिजुडिस करते थे और वो डिस्क्रिमिनेशन होती थी। उस टाइम वो जब वो इस तरह का रोल प्ले करेंगे तो वो उनके पर्सपेक्टिव से भी सोच पाएंगे जिनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन करी जा रही थी। बुक्स और लिटरेचर ऐसी पढ़ाई जा सकती हैं जो आउट ग्रुप मेंबर के मेरिट्स को हाईलाइट करे, और स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जा सकता है ग्रुप डिस्कशन में, कॉम्पिटिशन में, जहाँ पे वो इनडायरेक्टली या जैसे रोल प्ले करके अब दूसरे ग्रुप के लोगों के फेवर में बोल सकें। जैसे एग्जांपल है, व्हाई डू यू थिंक ट्राइबल पीपल लीड अ मोर हैप्पी लाइफ। इस तरीके से डिबेट कॉम्पिटिशन, और जिसमें ये डिबेट रखी जाए कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि जो ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये सब हम काउंटर कंडीशनिंग कर सकते हैं। फिर आता है मॉडलिंग इन्फ्लुएंस। मॉडलिंग इन्फ्लुएंस मतलब जब हम देख के ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं। जैसे फॉलोअर्स ऑफ गांधी जो होते हैं, तो वो गांधी को आइडियल मानते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे लर्न करते हैं। इस तरीके से स्कूल लेवल पे भी अगर हम रोल मॉडल्स रख दें, सम स्टूडेंट्स आर वेरी पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल। हर स्कूल में कोई ना कोई स्टूडेंट बहुत पॉपुलर होते हैं अपने क्लास के, हर एक क्लास के, और वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आगे जाके हाउस लीडर्स या हाउस कैप्टन्स बना दिया जाता है। वो रोल मॉडल्स होते हैं बाकी बच्चों के लिए। तो उन्हीं रोल मॉडल को उस तरह के रोल प्ले कराए जाएं जो आउट ग्रुप मेंबर को फेवरेबल लाइट में दिखाएं। जैसे अगर कोई रोल हाउस कैप्टन है किसी स्कूल का, उस हाउस कैप्टन को ऐसा रोल प्ले करने के लिए बोला जाए किसी भी फंक्शन में जिसमें वो माइनॉरिटी ग्रुप की पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, उसको देख के बाकी लोगों को भी फिर रीइंफोर्समेंट मिलती है और उससे वो सीखते हैं ऑब्जर्व करके बाकी स्टूडेंट्स। फिर आता है पनिशमेंट ऑफ रोल मॉडल्स इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी। If a prejudiced role model is rebuked and ashamed for her prejudiced views, students get discouraged. तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हाउस कैप्टन है, रोल मॉडल है पूरे स्कूल के बच्चों के लिए, और वो गलत बात करता है, अपने एटीट्यूड में प्रिजुडिस दिखाता है, और उसको वहीं पे पनिश किया जाए, तो वो भी एक दूसरों के लिए एक वो डिस्करेजिंग हो जाती है कि उसको देख के फिर बाकी लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं कि अगर ये चीज़ करने से रोल मॉडल को ही पनिश करा जा रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है।
तो पनिशमेंट भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तीसरा कह रहे हैं कि टीचर्स खुद भी एक रोल मॉडल होती है, टीचर्स खुद ना ऐसा कुछ बिहेव करें क्लास में कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा फेवरेबल माने, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। नेक्स्ट टेक्निक आती है पर्सनल वैल्यूज कन्फ्रंट्रेशन टेक्निक। तो इसमें क्या है कि पर्सनालिटी फैक्टर्स देखे जाते हैं, स्ट्रेस ऑन पर्सनालिटी फैक्टर्स इन प्रिजुडिस एंड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि पर्सनल वैल्यूज की बात हो रही है। द अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी इज मोर वनरेबल टू जॉइन राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बजरंग दल, राष्ट्रीय समाज संघ। तो जो वैसी पर्सनालिटीज होती है ना जो अथॉरिटेरियन होती है, जिनको अच्छा लगता है अपनी अथॉरिटी चलाना। Some interventions can target youth who are influenced by right wing ideologies। तो ऐसे कुछ इंटरवेंशन करी जाए जो इस तरह के यूथ को पकड़ के उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि वो कोई ग्रुप ऐसा ज्वाइन कर लें जो बाकी ग्रुप के अगेंस्ट हो। तो उस टाइम पे यूथ की ही इंटरवेंशन टेक्निक से यूथ को ही पकड़ के उन्हीं को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें एक टेक्निक इन्होंने बताई है, कॉग्निटिव डिसोनेंस is brought about by showing the discrepancy between their attitude। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है क्या है, जैसे आप जो मानते हो, आप कोई चीज़ मानते हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में आप वही कर रहे हो, तो वो होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि आप जो कर रहे हो वो चीज़ आप एक्चुअली में नहीं मानते। तो वो डिसोनेंस जब होती है तो हमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस डिसोनेंस को कम करें। तो या तो हम अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं या फिर हम अपनी वो चीज़ करने की आदत छोड़ देते हैं। A radical individual who considers himself a nationalist is prejudiced against minorities can be reasoned that a nationalist stands for his nation। तो जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलता है, वो अगर माइनॉरिटी के अगेंस्ट प्रिजुडिस कर रहा है, तो उसको ये हाईलाइट करके उसको उसके अवेयरनेस में ये लाया जा सकता है कि अगर आप नेशनलिस्ट समझते हो अपने आप को, तो माइनॉरिटी भी तो हमारे नेशन का ही पार्ट है, तो आप उनके साथ प्रिजुडिस कैसे कर रहे हो। तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस होगी फिर उसको। The spirit of the nation is Constitution of India. The Constitution stands for equality, freedom and human rights. Then how can he commit human rights violation? मतलब ये सारी बातें आप उसे बता सकते हो कि अगर वो अपने आप को नेशनलिस्ट समझता है तो वो कैसे किसी का ह्यूमन राइट वायलेट कर सकता है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातें हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, उस चीज़ के अगेंस्ट जा सकता है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस फील होगी, तो वो हो सकता है कि वो अपना इस तरह की चीज़ों से अपने आप को पीछे कर ले। तो ये थी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। अब आते हैं मेजर्स टू अचीव सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन कैसे अचीव करी जा सकती है? तो सिर्फ प्रिजुडिस कम करने से या कॉन्फ्लिक्ट कम करने से ज़रूरी नहीं है कि आपस में इंटीग्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाए। नेशनल इंटीग्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, जिसमें से कैटेगराइजेशन वाली टेक्निक जो हमने पढ़ी थी वो एक अच्छा तरीका था इंटीग्रेशन इंक्रीज़ करने का, सोशल इंटीग्रेशन। और इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो उसमें ये बात कर रहे हैं जैसे कि मेजॉरिटी ग्रुप हमारे यहाँ पे कौन है, जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं या हिंदू हैं। माइनॉरिटी में मुस्लिम, तमिल्स एंड ट्राइबल्स आ जाते हैं। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चार इन्होंने स्ट्रैटेजीज जो बताई हैं, ये चारों वही हैं जो हमने क्लास 11th में कल्चरेशन में भी पढ़ी थी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि पहला हम एसिमिलेशन कर सकते हैं, मतलब कि हम कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकते हैं मेजॉरिटी कल्चर को वाइल गिविंग अप वंस ओरिजिनल कल्चर। दैट मीन्स एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आप दूसरे कल्चर को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हो और अपना कल्चर छोड़ रहे हो। तो जो माइनॉरिटी वाले हैं वो कंप्लीटली मेजॉरिटी कल्चर को एक्सेप्ट कर लें और अपने कल्चर को छोड़ दें। एक तो ये हो गया। दूसरा होता, ये जनरली तब होता है जब हम जैसे कहीं बाहर रहने जाते हैं, हम अमेरिका में शिफ्ट हो गए, परमानेंटली वहाँ सेटल हो गए हैं, और वहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर जो के लोग हैं वो नहीं है वहाँ पे ऑब्वियसली मेजॉरिटी कौन है, अमेरिकन्स हैं, वेस्टर्नर्स हैं। तो उस केस में हम एसिमिलेशन करते हैं कि हम उन्हीं के कल्चर को पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना छोड़ देते हैं। दूसरी होती है इंटीग्रेशन। इट रेफर्स टू स्टाइल वेर इन पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ बोथ कल्चर्स आर सॉट। तो दोनों की पॉजिटिव क्वालिटी ले ली जाती है, मेजॉरिटी कल्चर की और माइनॉरिटी की। तो आप दोनों की ही पॉजिटिव कल्चर को अपना लेते हो, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, जो कि बेस्ट तरीका होता है। तीसरा है सेपरेशन। द टू कल्चर को एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी बट डू नॉट इंटरैक्ट।
अब यहाँ पे क्या है, सेपरेट कर लो आप अपने आप को, आप दूसरे कल्चर के साथ बात ही मत करो, इंटरेक्शन ही मत करो, दोनों अलग अलग रहो, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है मार्जिनलाइजेशन। इन दिस सिचुएशन द माइनॉरिटी कम्युनिटी डजंट इंटरेक्ट विद द मेजॉरिटी, एट द सेम टाइम इट इज मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम एक्सेस टू रिसोर्सेज टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कैन नॉट मेंटेन इट्स ओन कल्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी जब इंटरेक्ट ही नहीं करती है मेजॉरिटी के साथ तो उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, उनको कोई रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते, इसलिए वो अपने कल्चर को मेंटेन नहीं कर पाते। अब ये तो 4 तरीके हो गए। अब इसका इन्होंने समझाया कैसे, एग्जाम्पल के साथ, जैसे यू मस्ट हैव मेट सम पीपल हु से दैट हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज बट एंड मस्ट बी इन्फोर्स्ड थ्रू आउट द कंट्री, दे आर एसिमिलेशनिस्ट। मतलब जो लोग एसिमिलेशन करते हैं, जो टोटली मेजॉरिटी कल्चर को अपना लेते हैं, वो कहते हैं कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की और पूरे इंडिया में वही बोली जानी चाहिए। दे वॉन्ट टू इम्पोज देयर कल्चर, वो चाहते हैं कि नॉन स्पीकिंग हिंदी पॉपुलेशन जो है वो दब जाए और सिर्फ हिंदी ही बोली जाए हर जगह। दूसरा, सेपरेशन वाले में क्या होता है, इज वाइडली विजिबल इन इंडियन सिटीज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। अब हिंदू मुस्लिम में आप देखते हो सेपरेशन वाली टेक्निक होती है। सेपरेशन में क्या होता है कि दोनों कल्चर आपस में इंटरेक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो सस्पिशन की वजह से, प्रिजुडिस की वजह से हिंदू हिंदू लोकेलिटीज़ में रहते हैं, मुस्लिम्स मुस्लिम लोकेलिटी में रहते हैं, आपस में उनका कॉन्टैक्ट एकदम सुपरफिशियल होता है, मतलब सिर्फ काम की बात होती है। और it is said that the rich language Urdu was formed when Persian met Sanskrit languages. There have been great many cultural interaction between Hindus and Muslims in history, but today owing to prejudice and fear of riots they remain separated. तो वैसे तो उनकी उर्दू लैंग्वेज कहा जा रहा है कि पर्शियन और संस्कृत को मिलके आई थी, लेकिन पहले बेशक ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होती थी इन दोनों कल्चर्स की, लेकिन अब प्रिजुडिस की वजह से और फियर ऑफ राइट्स की वजह से वो सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से। तो मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है, जो ट्राइबल लोग होते हैं जिनको जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेट हो गई हैं, वहाँ पे ट्राइबल लोगों को क्या होता है, उनको हटा दिया जाता है, उनको कोई रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, उनका कल्चर ख़त्म हो जाता है, तो वो होता है मार्जिनलाइजेशन। सोशल इंटीग्रेशन के लिए क्या है, द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग आउट सोशल इंटीग्रेशन इज टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड चेरिश कॉमनैलिटीज़। तो हमें क्या है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है और जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, उनको चेरिश करना है, उनको लेके हमें वो फील होनी चाहिए, हैप्पीनेस फील होनी चाहिए। तो स्टेट्स पर अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, हैंस द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन आर, सोशल इंटीग्रेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, मतलब कि एसिमिलेशन नहीं करनी है और ना ही मार्जिनलाइजेशन करने की ज़रूरत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को स्ट्रेस करना चाहिए, प्लूरल आइडेंटिटीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी की अगर एक से ज़्यादा आइडेंटिटी है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इंडियन आइडेंटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। दूसरा है एनकरेज कल्चरल इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद रिस्पेक्ट दी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जैसे ट्राइबल लोग हैं उनकी भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके भी इकोनॉमिक राइट्स हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनको अगर आप कहीं पे इंडस्ट्रीज़ बना रहे हो ट्राइबल एरियाज़ में, तो उनको वहाँ से डिस्प्लेस करने की बजाय उनको जॉब बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए वहाँ पे काम करने की। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।